A very good morning, students. Today we are going to start your civics part with lesson number 1. The name of lesson is the Constitution of India. So students, you have heard the word constitution many times. In this chapter we will study about constitution in detail. What is constitution, what is written in it, how it is prepared at that time and who were involved in preparing this and so on. So without wasting time, we should start reading. When it became certain that India would soon be an independent sovereign nation, our leaders decided that a free India would adopt our democratic system of governance. जब ये सर्टेन हो गया, जब ये फिक्स हो गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा, आर लीडर डिसाइडेड, तब हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया दैट फ्री इंडिया वुड बी अडोप्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि जो इंडिया होगा वो कौन सा सिस्टम अपनाएगा गवर्नेंस के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम. एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? इट मीन्स इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स ऑफ देयर ओन चॉइस. मीन्स वहाँ पे लोग इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं. दस आ ईयर बिफोर 1947, इसलिए 1947 के एक साल पहले प्रिपरेशंस फॉर ड्राफ्टिंग द डिटेल्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिगिन. तो एक साल पहले ही जो उसकी प्रिपरेशन है, ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा वो कैसा रहेगा. ये सब जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होगी. मोर देन 2 years and 11 months लेटर, 2 साल और 11 महीनों से भी ज़्यादा टाइम के बाद, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी. जो फाइनल ड्राफ्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ड्राफ्ट, एक रूपरेखा उसकी रेडी कर ली गई. इन दिस लेसन वी शैल ड्वेल अपॉन द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इस लेसन में हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, बेसिक फीचर्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. A constitution is a body of principles and ideological tenets according to which a nation or an organization is governed. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्रिंसिपल्स हैं और आइडियाज़ हैं जिसके बेस पे कोई भी नेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्न किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है. लेट्स टेक अ रूटीन एग्जांपल. जैसे कि हमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी इंस्टीट्यूट कुछ भी चलाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. वैसे अगर हमारी कंट्री को गवर्न करना है तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो कहाँ लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन लॉ है हमारी लैंड का, हमारी ज़मीन का, मीन्स हमारी कंट्री का एक रिटन लॉ है. द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज़ कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस है, जो गवर्निंग पावर है या कंट्रोल है, वो किससे कैरी आउट होता है, कैसे चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस, जो कि कहाँ कंटेन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. जो बेसिक प्रोविजंस होता है, रूल्स, जो रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन है, उसी के बेस पर हमारी कंट्री की गवर्नेंस चलती है. हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज down certain basic and inviolable rules that both the government and people have to follow. इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे बेसिक रूल कंटेन करता है जो कि इनवॉयलेबल मीन्स उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको कि बोथ द गवर्नमेंट एंड पीपल दोनों को फॉलो करना होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ओनली गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हमारे पीपल, हमारे लिए भी है, हमें भी इसको फॉलो करना है. इट डिफाइंस द पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एज ऑल्सो राइट ऑफ द सिटीजन्स. इसमें दोनों का बैलेंस है. एक तरफ तो ये पावर्स बताता है, जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, मींस मिनिस्टर्स, काउंसिल वगैरह, इनकी जो पावर्स बताता है, और दूसरी तरफ सिटीजन्स के राइट बताता है. एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया व्हाट राइट्स वी हैव, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा. इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस देमसेल्व्स एज ऑल्सो विद द सिटीजन्स. और ये क्या डिफ़ाइन करता है कि ऐसे रिलेशनशिप जो किसके बीच में, एक तो ऑर्गन्स है, जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके आपस में जो क्या रिलेशंस हैं, एंड ऑल्सो विद द सिटीजन्स, और जो सिटीज़न का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये शो करते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज़ एंड विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम होता है. कोई भी अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना किसी भी कंट्री में,
तो वहाँ पे सबसे सुप्रीम किसको मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को। एंड इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू, और ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, वैल्यूज़ करता है हमारे इंडिया की, और वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है, और विजन्स मतलब उनका जो नज़रिया है वो बताता है किसका, इट्स फाउंडिंग फादर मीन्स जिन्होंने इसको फाउंड किया, जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन बनाई कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके वैल्यूज़ बताता है उस टाइम के, और विजन्स बताता है जिस अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिटीजन्स के राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन और क्रीड टू विच दे बिलोंग। मीन्स इट डज नॉट मैटर अबाउट देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन और क्रीड, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। सो इट क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग द पीपल एंड बाइंड्स देम टुगेदर इन वन हारमोनियस होल। तो ये लोगों में अपना एक ट्रस्ट क्रिएट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एंड बाइंड्स देम टुगेदर, उन्हें एक साथ जोड़ता है, इन अ हारमोनियस मतलब इन अ बैलेंस वे, बैलेंस तरीके से उन्हें एक साथ। इट लिमिट्स द पावर ऑफ 3 organs of government, which is legislature, executive and judiciary. It does restrict the abuse of power by those officials and leaders who carry out the governmental and administrative functions. It limits the power, ये उनकी पावर्स को लिमिट करता है। जो 3 organs है गवर्नमेंट के, कौन कौन से 3 organs हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनकी पावर्स को लिमिट करता है, मीन्स जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की पावर्स को लिमिट करता है। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इट डज रिस्ट्रिक्ट्स द अब्यूज़ ऑफ पावर बाय दोज ऑफिशियल्स, और जो ऑफिशियल्स हैं, जो लीडर्स हैं, मीन्स मंत्री वगैरह हैं, उनके पावर को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ। इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये हमें प्रोसीजर भी बताता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी। लाइक जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उसमें कौन पार्ट लेगा, कौन नहीं लेगा, किस तरह से इलेक्शन होंगे, और भी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, पीएम वगैरह कैसे नॉमिनेट होंगे, ये सारी चीज़ें किस में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न हैं। मीन्स ये प्रोसीजर बताता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का। इट मेक्स स्पेशल प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन द कंट्री, और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किन के इंटरेस्ट को, माइनॉरिटी मीन्स विच आर लेस इन नंबर, ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसी जाति जो लेस है नंबर्स में, बहुत कम पॉपुलेशन है जिनकी, उनके राइट्स भी उन्होंने प्रोटेक्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो डोमिनेंट ग्रुप यूजेस इट्स पावर टू सप्रेस अदर लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, और ये भी श्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कि जो कोई भी डोमिनेंट ग्रुप है वो किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस ना कर पाए, उनके राइट को स्पॉइल ना कर पाए, अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। ये सारे प्रोविज़न्स कहाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। इट गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, और ये कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स हमें दिए गए हैं एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें कुछ राइट्स मिले हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलते हैं। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अब्यूज़ और मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, और ये राइट्स हमें किस काम आते हैं, ये हमें गवर्नमेंट कोई भी हमारा मिसयूज़ ना कर पाए, अपनी पावर का मिसयूज़ करके हमारे राइट्स स्पॉइल ना कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाई गई हैं। इट ऑल्सो डिफाइन द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, इसके साथ साथ हमें कुछ राइट मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। एज अ सिटीजन्स वी शुड फॉलो सम ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इट ऑल्सो डिफाइंस नेशनल गोल्स which form the basic foundation on which the present and future of the countries rest upon, और कुछ नेशनल गोल भी वहाँ बताए गए हैं जिस पे हमारी कंट्री का प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करते हैं। इन दिस रिगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेज अपॉन, और इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज करता है किस पे जोर डालता है, डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर लीडर्स। सोशलिज्म मीन्स सोशली इंटरेक्ट पीपल विद ईच अदर। सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया डज नॉट हैव एनी फिक्स रिलीजन, इंडिया का कोई भी फिक्स रिलीजन नहीं है, एक्सेट्रा। इन 3 चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है। विच फॉर्म द कोर आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्साइंस, और जो कि हमारी
जो नेशनल कॉन्साइंस है मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन 3 आइडियोलॉजी पे, इन 3 आइडियाज़ पे फोकस करता है. फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी, सेकंड इज़ सोशलिज्म, थर्ड वन इज़ सेकुलरिज्म. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल. हम नेपाल का इंस्टांस लेकर हम समझते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया. अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. अभी थोड़ा टाइम पहले से पहले तक नेपाल क्या था, एक मोनार्की था. मोनार्की वेयर किंग रूल्स ऑन द पीपल, जहाँ पर किंग रूल करता है दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की. मोनार्की इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द डेमोक्रेसी. In India we have democracy. In earlier time Nepal had monarchy in their form of governance. The previous constitution of Nepal which had been adopted in 1990, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का जो कि उन्होंने कब अडोप्ट किया 1990 में, रिफ्लेक्टेड दैट द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. और वो क्या रिफ्लेक्ट करता था प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का कि जो फाइनल अथॉरिटी है कहाँ रेस्टेड करती है, किसके पास है सारी पावर, किंग के पास, बिकॉज दे हैड मोनार्की इन देयर गवर्नेंस सिस्टम. अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy in 2006. और एक पीपल्स मूवमेंट हुआ, लोगों ने वहाँ पे मूवमेंट किया पीपल्स मूवमेंट के नाम से. वो उन्होंने लड़ाई की किस काफ़ी डिकेड्स तक, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स पीरियड, काफ़ी उन्होंने फाइट किया कि वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो जाए, डेमोक्रेसी. और इन 2006 में दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ किंग. और 2006 में वो सक्सीड हो गए, उन्हें सक्सेस मिली, वो जो पावर्स हैं किंग की उनको फिनिश कर दिया. द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. और लोगों को अब क्या करना था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था ताकि वो नेपाल में क्या इस्टेब्लिश कर सके, डेमोक्रेसी. The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. जो रीज़न था कि वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसका रीज़न क्या था कि जैसा वो नेपाल को चाहते थे पुराना वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता था, मीन्स उसको जस्टिफाई नहीं करता था, वो अपनी कंट्री के लिए उसे सूटेबल नहीं मानते थे. Nepal, by moving from a monarchy to democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. नेपाल जो कि अब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आ गया, अब उसे क्या चाहिए था, वो अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं उनको चेंज करे ताकि वो नई सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए. दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015. और इसी रीज़न से नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया किस ईयर में, 2015 में, अपनी कंट्री के लिए. द पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफ़ाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम. और जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पज़ था कि वो डिफ़ाइन कर पाएँ कि उनकी जो कंट्री का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है उसका क्या नेचर है, मीन्स उनकी गवर्नेंस कैसी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, कौन वहाँ पे रूल करेगा, किस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, ये सारा कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया. फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग. एग्जाम्पल समझते हैं हम, जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था, पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो क्या स्टेट करता था, कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग, कंट्री को कौन रूल करेगा, किंग रूल करेगा. एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब लोग मिलकर नेपाल को रूल करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंस गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है गवर्नमेंट की उसको डिफ़ाइन करने की, उसकी गाइडलाइन बताने के लिए. सो दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कैसे मेकिंग हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंसीव्ड, डिबेटेड अपॉन एंड ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंसीव्ड किया गया, मीन्स स्टार्ट किया गया, डिबेटेड अपॉन उस पर डिबेट की गई, ड्राफ्टेड मीन्स उस पर आउटलाइन बनाई गई, वो एक असेंबली ने तैयार किया जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो कौन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मीन्स लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया अपनी चॉइस से, फिर एक असेंबली तैयार की गई, उस असेंबली ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीव किया, डिबेट की उस पर और उसकी आउटलाइन तैयार की. द इलेक्शन टू द
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन रखे गए वो कब थे? जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेंटेड इन दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग हुई इनकी दिसंबर 1946 में। द असेंबली हैड 299 मेंबर्स, और असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको रिमेंबर रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। एंड भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और भीमराव अंबेडकर क्या थे? चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सॉरी, आई वॉज मिस्टेकन इन लास्ट लाइन। द अंबेडकर वॉज चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, नॉट द असेंबली। These members of the assembly included representatives of almost all political parties। जो इनके members थे वो सभी political parties के थे, सभी regions के थे, सभी communities के थे इंडिया की, ताकि किसी को ये ना लगे भी हमारा कोई लीडर या हमारी पसंद का कोई लीडर वहाँ नहीं पहुँचा। The Constituent Assembly took nearly 3 years to study। Constituent Assembly के जो people थे उनको 3 साल लग गए लगभग, किस लिए? टू स्टडी, रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, डेलिब्रेट अपॉन, उस पर विचार करने के लिए, एंड डिबेट अपॉन, उस पर डिबेट करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए। ईच एंड एवरी क्लोज, क्लोज मीन सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस पर, और इवन अ वर्ड, एक एक वर्ड पर उन्होंने अच्छे से विचार किया। ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट बना था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आउटलाइन बनी थी, उस पर विचार किया 3 ईयर्स तक। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया फाइनली, जो उन्हें चूज़ किया, उनको कब अडोप्ट किया? नवंबर 26 को, 1946 को। एंड इट वॉज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। अब आप देखिए, अडोप्ट कर लिया 1946 में, ईयर है 1946, और इम्प्लीमेंट किया 1950। ऑलमोस्ट कितने ईयर्स का गैप है? 4 ईयर्स। दिस डेट वॉज चूजन फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, लेकिन डेट उन्होंने 26 सेम रखी। इसका रीज़न क्या था? इन द ईयर 1929, जब 29 ईयर चल रहा था, इससे भी पहले ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ऑल दैट चल रहा है, इससे बहुत पहले 1929 की बात है। कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन डिफाइनिंग इट्स गोल फॉर अटेनिंग पूर्ण स्वराज। कांग्रेस एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रही थी, अपना गोल बता रही थी कि कांग्रेस को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मीन्स उस टाइम क्या है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो कांग्रेस के साथ एक समझौता कर रहे थे कि हाफ कुछ करके उनको ऐसा दे रहे थे इंडिया का, बट दे डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज। वो उन्होंने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। एंड द डेट फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे वॉज डिसाइडेड अपॉन टू बी जनवरी 26, 1930। 1929 में कांग्रेस ने डिमांड की पूर्ण स्वराज की, और वो डेट डिसाइड की कब इसको अटेंड करेंगे हम? 1930 जनवरी 26 को। ये 26 जनवरी तब की डेट है, तब उन्होंने ये डिसाइड किया। दिस कुड नॉट बी रियलाइज, लेकिन ये सच नहीं हो पूरा नहीं हो सका। बहुत से रीज़न थे उस टाइम पे, जब आप लोग डिटेल में हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। हाउ एवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वॉज केप्ट इन माइंड। तो ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस थी ना, ये लीडर्स के मन में अभी भी चल रहा था कि हमें 26 जनवरी 1930 को कुछ मिलने वाला था। उनके लिए तो मतलब इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, उस टाइम उनको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट लगी। तो उन्होंने इस डेट को माइंड में रखते हुए उन्होंने कब किया? इसको अडॉप्ट किया जनवरी 26, 1950 को। एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, और इसी वजह से हम जनवरी 26 को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ईच ईयर। सो दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होप you will understand, and I will wind up the chapter here only. Further we will read in next class. Have a nice day, students.